दिल्ली में हुए शराब घोटाले के तार दिल्ली के बाहर से भी जुड़े हैं। मामले में सिर्फ सिसोदिया और केजरीवाल नहीं बल्कि कई और नेता हैं जो शराब घोटाले के खेल में शामिल हैं। चूंकि इस बार जांच एजेंसियों ने पहले ही बड़ी मछली को पकड़ लिया, इसलिए धीरे धीरे अब छोटी मछलियां भी जाल में फंसती जा रही हैं। इसी कड़ी में भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता का ईडी से फिर सामना होगा। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले केस को लेकर सवाल होंगे। ईडी कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। ईडी ने 11 मार्च को भी कविता से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। बुधवार को बीआरएस नेता की कविता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गिरफ्तारी से सुरक्षा मांगी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा। अदालत से राहत नहीं मिली तो कविता ने सियासी पासा फेंका है। आरोप लगाया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी दलों के नेताओं को फंसा रही है। वहीं तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी की कविता की ईडी के समन को चुनौती वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। कविता ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की और तुरंत सुनवाई की गुहार लगाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 24 मार्च को सुनवाई करेगा। ईडी ने कविता को एक्साइज पॉलिसी मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि 11 मार्च को बीआरएस नेता ने ईडी के सामने बयान दर्ज कराया था। फिर 16 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया। कविता के वकील ने कोर्ट से कहा है कि क्या ईडी एक महिला को दफ्तर बुला सकती है। ये सब कानून के खिलाफ है और मामले में तुरंत सुनवाई की दरकार है। 11 मार्च को कविता से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच के सामने मामले को उठाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जेल से निकलना मुश्किल लग रहा। शराब घोटाले में सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है। इस बीच सिसोदिया के खिलाफ एक और मामले में एफआईआर दर्ज होने से खलबली मच गई। दिल्ली में बैठ सिसोदिया नेताओं की जासूसी करा रहे थे। इस मामले में उनके खिलाफ सीबीआई ने एक और एफआईआर दर्ज की। दरअसल सीबीआई ने जासूसी कांड में सिसोदिया के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज कर ली। उधर फीडबैक यूनिट में कथित अनियमितताओं को लेकर मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पीएम की योजना मनीष के खिलाफ कई झूठे मामले लगाकर उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखने की है। देश के लिए दुखद। बता दी कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही शराब घोटाले में तिहाड़ में बंद हैं। सिसोदिया को सीबीआई ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। पूर्व डिप्टी सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। हालांकि कोर्ट से राहत न मिलने पर मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। खास बात है कि शराब घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और गिरफ्तारी के बाद ईडी ने भी मनीष सिसोदिया से दिल्ली के तिहाड़ जेल में लंबी पूछताछ के बाद 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं शराब घोटाले के बाद अब जासूसी कांड में सिसोदिया के फंसने से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। तारीख 22 मार्च 2021। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए। उन्होंने नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि नई शराब नीति लागू होने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ जाएगी। अब शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएंगी। ये ऐलान करते समय 2 बड़े तर्क दिए गए। पहला, माफिया राज खत्म होगा। दूसरा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। इसके ठीक 240 दिन बाद यानी 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। चूंकि सरकार इस कारोबार से
बाहर हो गई थी और सब निजी हाथों में चला गया था। इसलिए शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए जबरदस्त डिस्काउंट दिए गए। शराब की जमकर बिक्री हुई, सरकारी खजाना भी बढ़ा, लेकिन इसका विरोध होने लगा। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने एलजीवी के सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में सिसोदिया पर आरोप लगा कि उन्होंने गलत मकसद के साथ नई शराब नीति तैयार की, लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया और तो और कथित तौर पर एलजी और कैबिनेट की मंजूरी लिए बगैर ही शराब नीति में अहम बदलाव भी कर दिए। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 पूर्व सरकारी अफसर, 9 कारोबारी और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने और भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया। इनमें 3 पूर्व सरकारी अफसर एजी कृष्णा, आनंद तिवारी और पंकज भटनागर शामिल हैं। चूंकि मनीष सिसोदिया के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें दिल्ली के इस कथित शराब घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ के बाद सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे खजाने को भारी नुकसान पहुंचा और कारोबारियों को फायदा हुआ। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ की गई। आरोप लगा कि एयरपोर्ट जोन में लाइसेंस धारियों को 30 करोड़ वापस कर दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के हाथ में न पार्टी है न सत्ता। इसके अलावा उद्धव ठाकरे को आए दिन बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। उद्धव के साथ अब बस उनके करीबी रह गए, बाकी सभी ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया। बीते दिनों ठाकरे के करीबी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे दीपक सावंत एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए। वहीं इससे 2 दिन पहले ही भूषण देसाई ने भी शिंदे गुट का दामन थामा था। एक के बाद एक मिले 2 झटकों के बाद माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई ठाकरे के लिए आसान नहीं होगी। बीते दिनों एक और जहां शिवसेना का नाम और पार्टी चिन्ह जाने के बाद उद्धव ठाकरे की परेशानी पहले से बढ़ी हुई थी, वहीं ऐसे में पार्टी से 2 नेताओं के छोड़ देने पर ठाकरे को बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ। सीएम एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री और ठाकरे के करीबी डॉक्टर दीपक सावंत को शिवसेना पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं इससे 2 दिन पहले भूषण देसाई को भी शिंदे की मौजूदगी में ही शिवसेना की सदस्यता दिलाई गई थी। भूषण देसाई उद्धव ठाकरे के करीबी कहे जाने वाले सुभाष देसाई के बेटे हैं। ऐसे में ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि जब करीबी लोग ही बुरे वक्त में साथ छोड़कर जा रहे हैं तो बाकियों का क्या भरोसा किया जा सकता है। उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ शिवसेना में शामिल होने वाले भूषण देसाई ने कहा कि मेरे लिए तो बालासाहेब भी भगवान हैं। मुझे एकनाथ शिंदे पर पूरा भरोसा है। हमने पहले भी साथ में काम किया और आगे भी मिलकर करेंगे। देसाई ने कहा कि शिंदे सरकार महाराष्ट्र के विकास के लिए दिनों रात काम कर रही है। भूषण देसाई ने कहा, मैं शिंदे से पूरी तरह से प्रेरित हूं, क्योंकि वे हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण चुनाव होना है। ऐसे में उद्धव ठाकरे खेमे के नेता जिस तरह पार्टी छोड़ रहे हैं, ये ठाकरे परिवार के लिए बड़ा झटका साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। पीएम मोदी के शासन में जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई। अनुच्छेद 370 के खात्मे और उसके बाद घाटी के विकास के लिए जिस तरह मोदी सरकार काम कर रही है, उससे विपक्षियों के होश उड़े हैं। अब तो घाटी में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा जिस पर यकीन करना मुश्किल है।
भारत के खिलाफ आग उगलने वाली महबूबा मुफ्ती अब शिव भक्त बन गई। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अमूमन तो भारत के खिलाफ आग उगलती हैं, लेकिन बुधवार से उनका एक वीडियो वायरल हो रहा। इस वीडियो में महबूबा मुफ्ती पूंछ के मंदिर में शिवलिंग के दर्शन और जलाभिषेक करती नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती पूंछ गई थी, वो बिना किसी को जानकारी दिए एलओसी के पास देरिया गांव पहुंच गई। वहां पीडीपी के पूर्व एमएलसी यशपाल शर्मा ने नवग्रह मंदिर बनवाया। इस मंदिर में महबूबा मुफ्ती ने दर्शन किए और शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। इसका वीडियो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने बनाया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। महबूबा के इस वीडियो में पीडीपी नेता यशपाल शर्मा के छोटे बेटे उदेश पाल और उनके साथी भी महबूबा के साथ दिख रहे हैं। उदेश ने महबूबा को मंदिर में दर्शन कराए। महबूबा मुफ्ती का ये नया रूप देखकर हैरत होती है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती हमेशा आतंकियों और पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत करती दिखती हैं। इस्लाम में मूर्ति पूजा की मनाही है। ऐसे में महबूबा मुफ्ती के शिवलिंग का जलाभिषेक करने का वीडियो सामने आने के बाद कट्टरपंथियों की तरफ से प्रतिक्रिया आनी भी तय मानी जा रही। महबूबा आखिर मंदिर क्यों पहुंची और वहां जलाभिषेक क्यों किया, इस बारे में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महबूबा मुफ्ती की सियासत अब मूल रूप से गुपकार गठबंधन के नेता के तौर पर बची है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद वो लगातार केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने की मांग करती हैं। 370 खत्म किए जाने से पहले महबूबा मुफ्ती कहती रहती थी कि अगर इस अनुच्छेद को हटाया गया तो जम्मू कश्मीर में लोग भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलना छोड़ देंगे और खून की नदियां बहेंगी। महबूबा के इन दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब 370 रद्द होने के बाद भी हिंसा में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और न ही जम्मू कश्मीर के लोगों ने भारत सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।